Welcome back. We are going to discuss headings. IELTS में heading, find the most appropriate heading बहुत सारे बच्चों के लिए हेडिक बन जाते हैं, and students don't know how to tackle these questions. और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज नहीं समझ में आती कि वो टैकल कैसे किया जाता है. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ए स्ट्रेटजी, ए ट्रिक, rather a formula which would help you to find the headings. So stay with me for the next a few minutes and I will give you the demonstration of it. Students do different kind of activities. Most of the students read the whole paragraph. बहुत सारे स्टूडेंट्स पूरे का पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं और रिजल्ट क्या होता है? टाइम इज वेस्टेड, a lot of time is wasted, and sometimes they get confused. एक तो टाइम की बर्बादी होती है और दूसरा वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं. क्यों कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कई बार एक पैराग्राफ के अंदर दो या दो से ज्यादा इश्यूज को डिस्कस किया जाता है. तो अब स्टूडेंट्स को लगता है कि मैं हेडिंग इसके हिसाब से ढूंढूं, लगाऊं या इसके हिसाब से. सो आई एम गिविंग यू ए शॉर्टकट. मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा विच वुड हेल्प यू. What is that? Before I start that, I want to tell you some general thing. What is the general thing? When we write letter, जब हम लेटर लिखते हैं, किसी को भी लेटर लिखते हैं, what do we do? Especially formal letter जब हम किसी को लिखते हैं तो आप सभी को पता है कि पहली एक या दो लाइन के अंदर हम रीडर को बता देते हैं. क्या बता देते हैं? क्यों? कि मैं आपको लेटर क्यों लिख रहा हूं. कई बार सब्जेक्ट लिखा होता है. जब हम किसी ऑफिसर्स को कोई लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, तो उसके ऊपर लिखा होता है सब्जेक्ट, और वो एक लाइन पढ़ने के बाद उसको पता चल जाता है कि ये लेटर किस चीज के बारे में है. दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू अबाउट हेडिंग्स. यही चीज है जो मैं आपको हेडिंग के बारे में बताता हूं. जब एक राइटर एक पैराग्राफ को लिखना शुरू करता है, बिल्कुल ऐसे ही वो पहली एक या दो लाइन के अंदर अपना पर्पस बिल्कुल क्लियर कर देता है. पहली दो लाइनों के अंदर आपको बता देता है कि मैं इस पैराग्राफ के अंदर किस चीज के बारे में बात करूंगा. कई बार तो हाफ लाइन सफिशिएंट होती है. आधी लाइन पढ़ने के बाद आपको पता चल जाता है कि ये पैरा किस चीज के बारे में है. और मैं सिर्फ आपको बता नहीं रहा हूं, कह नहीं रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिकल इसके बाद करके दिखाऊंगा. तो वो अगर वो दो लाइनें या हाफ लाइन आपको अच्छे से समझ आ गई कि इसमें ये कहना क्या चाहता है, तो आप उसका आंसर बड़ी इजीली लगा सकते हैं. तो इसमें एक्यूरेसी रेट क्या होगी?
इसके अंदर एक्यूरेसी रेट अगर मैं कहूं कि टोटल 10 हेडिंग्स हैं और आप सिर्फ एक या दो लाइन को अच्छे से स्टडी करके उसका आंसर लगा देते हो तो 7 आउट ऑफ 10, 6-7, 6 से 7 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होंगे। पर इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा होगा कि आप काफी सारा टाइम बचा लेंगे और वो टाइम आप दूसरे क्वेश्चंस को दे सकते हैं। ये काम कैसे करता है? ये मान के चलिए कि अगर 10 क्वेश्चन हैं, 10 में से 6 या 7 क्वेश्चंस का आंसर आपको पहली 1 या 2 लाइन में मिल जाएगा। बस एक ही शर्त है कि आपको वो लाइन 1 या 2 लाइन अच्छे से समझ आ जाए कि ये क्या रहा है। और दूसरा, आपको 1 या 2 पैराग्राफ ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर आपको लगेगा कि इसका आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, मतलब 2 हो सकते हैं। और 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनमें आपको जो आंसर है वो बिल्कुल एंड में मिलेगा या मिड में मिलेगा। सो दिस इज द स्ट्रेटजी कि आपने फोकस करना है कंप्लीटली पहली 2 लाइनों के ऊपर। और अगर आपको वो पहली 2 लाइनें अच्छे से समझ आ गई तो आप उसका आंसर, आप उसका राइट हेडिंग बड़े आराम से लिख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक कंप्लीट पैराग्राफ जिसमें कुछ क्वेश्चन होंगे और मैं सेम स्ट्रेटजी उसमें आपको यूज करके दिखाऊंगा। एंड उम्मीद करता हूं कि ये स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। सो लेट्स डिस्कस। So let's start, students, and we are taking the example of book number 13, English Cambridge, and we are going to discuss the headings, the technique of solving the questions related to heading, and the reading test is one. So this is these are the paragraphs 1, 2, 3, 4, 5 and 6 paragraphs, and we are going to discuss these. We are going to find the answer, we are going to find the headings of these headings uh, with the help of same strategy, with the help of the same strategy. Okay, so let's start with the first one. We all know how it feels. कैसा लगता है? It's impossible to keep our mind on anything. जब किसी चीज के ऊपर अपना दिमाग लगा के रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, असंभव हो जाता है। Time stretches out, time बढ़ता रहता है, and all the things you could do seem equally unlikely to make you feel better. किसी चीज से भी आपको अच्छा महसूस नहीं होता। एक लाइन हुई अभी। सेकेंड, but defining boredom so that it can be studied in a lab has proved difficult. ये हैं 2 लाइनें। सेकेंड लाइन का फुल स्टॉप यहाँ पे आया है, फर्स्ट लाइन का फुल स्टॉप यहाँ पे था, तो हमने 2 लाइनें पढ़ी। फर्स्ट लाइन में हमें पता चलता है कि जब हम किसी चीज के ऊपर अपना माइंड नहीं लगा पाते, इम्पॉसिबल हो जाता है हमारा लगाने के लिए, इम्पॉसिबल हो जाता है किसी चीज, किसी काम के ऊपर अपना ध्यान लगाने के लिए। और दूसरी लाइन में ये बताया गया है कि बट डिफाइनिंग बोर्डम,
यहां से आपको कुछ पता लगता है कि बोर्डम को डिफाइन करना, सो दैट, ताकि क्या किया जा सके, इट कैन बी स्टडीड इन द लैब, ताकि इसको लैब में स्टडी किया जाए, हैज प्रूव्ड डिफिकल्ट, ये बड़ा मुश्किल हुआ है। लैब में जो चीज स्टडी की जाती है लैब के अंदर, वो सारी की सारी रिलेटेड टू साइंस है। So what we have done, we have read only two lines, and now let's find out the appropriate heading after reading those two. I want you to go through these one. First one, productive outcome that may result from the boredom. इसके बारे में बात नहीं हुई है। What teachers can do to prevent boredom? Teachers क्या कर सकते हैं, जो हमने दो लाइनें पढ़ी उनमें नहीं है। A new explanation and a new cure, नहीं। यहाँ पे डेफिनेशन के बारे में, उसको चेकिंग के बारे में बात हुई है। प्रॉब्लम विद साइंटिफिक अप्रोच टू बोर्डम, तो यहाँ पे जो साइंटिफिक अप्रोच टू बोर्डम, यहाँ पे लैब की बात हुई है कि लैब में उसको टेस्ट किया जा सके, तो इसका मोस्ट प्रोबेबली आंसर फोर्थ आना चाहिए। हम इसको कर रहे हैं सिर्फ दो लाइनें। सो एट द एंड we would discuss, we would see whether our answers are okay, क्या हमारे आंसर्स ठीक हैं या नहीं है। सिर्फ दो लाइनें पढ़ के, और मैंने एक्यूरेसी रेट बताई है 60 to 70%। तो देखते हैं ये उस पर खरा उतरता है या नहीं उतरता। आई होप हमने ये सारे का सारा पैसेज नहीं पढ़ा, और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है टाइम सेव करना। Let's move on to the second. By asking people about their experiences of boredom, लोगों से पूछकर, उनके बोर्डम के एक्सपीरियंस को लोगों से पूछकर, थॉमस गोट्स and his team at the University of Konstanz in Germany have recently identified 5 distinct types. उन्होंने लोगों से बात करके 5 तरह की बोर्डम को आइडेंटिफाई किया है। इंडिफरेंट, फर्स्ट, कैलिब्रेटिंग, सर्चिंग एंड रिएक्टेंट एंड पैथेटिक। सो ये हैं दो लाइनें, दो नहीं, अभी मेरे ख्याल से एक लाइन ही हुई है, एक लाइन ही हुई है। और एक लाइन में हमें यह पता चला है कि इन लोगों ने, जो थॉमस कोट्स था और उसकी टीम थी, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कंटांस जर्मनी के में काम करते हैं, उन्होंने बोर्डम को कैटेगराइज किया है। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द प्रोडक्टिव आउटकम दैट मे रिजल्ट फ्रॉम द बोर्डम। नो, वहां पे बात हो रही है कैटेगराइजेशन की, उसकी क्लासिफिकेशन की। तो टीचर्स डू प्रिवेंट, what teachers can do to prevent a new explanation and a new cure for freedom, ये अपना हो ही गया फर्स्ट। ए पोटेंशियल डेंजर अराइजिंग विद बोर्डम, इसके साथ जुड़ा हुआ कोई खतरा। क्रिएटिंग ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर द फीलिंग ऑफ बोर्डम, तो यहां पे क्लासिफिकेशन की बात आ रही है। मुझे लगता है कि आंसर ये है, और क्यों लगता है मैं आपको बता चुका हूं कि उन्होंने बोर्डम को क्लासिफाई करने की कोशिश की है कि जो बोर्डम है वो 5 तरह की होती है, और ये है वो 5 तरह। तो इसका जो आंसर है मेरे हिसाब से वो है 6th। आई होप, और इसमें हमने दो नहीं एक ही लाइन पढ़ी है और उसका आंसर लिख लिया है। लेट्स गो फॉर द थर्ड वन विद द सेम स्टडी। साइकोलॉजिस्ट सैंडी मान at University of Central Lancaster, UK, goes further,
all emotions are there for a reason. All emotions are there for a reason. तो जो सारी के सारी इमोशंस है उनका कोई ना कोई रीजन होता है, कारण होता है, इंक्लूडिंग बोर्डम, जिसमें बोर्डम भी शामिल है. She says, Man has found that being bored makes us more creative. ये है हमारी सेकेंड लाइन खत्म हुई है. फर्स्ट लाइन जो हमारी खत्म हुई थी वो हुई थी यहां पे, और दूसरी यहां पे. पहली लाइन में उसने ये बताया कि ये जो पर्सन है, जो साइंटिस्ट है, कि जो सारी की सारी इमोशंस होती हैं उनका कोई ना कोई रीजन होता है. ये है पहली लाइन. और दूसरी लाइन है कि ये जो फॉन्ट दैट बीइंग बोर्ड मेक्स अस मोर क्रिएटिव, कि जब हम बोर्ड महसूस करते हैं तो हम ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं. मतलब क्रिएटिव होना जो है वो एक बेनिफिट है. तो मतलब बोर्डम का बेनिफिट है. हमने दो लाइनों में जो जो पता लगाया है वो ही है. सो लेट्स फाइंड आउट द answer or heading, the appropriate heading of paragraph C. Okay, productive outcome of the, yes, the productive outcome, the very first one. कैसे, मुझे कैसे पता चला प्रोडक्टिव आउटकम? मतलब प्रोडक्टिव मीन्स बेनिफिशियल, आउटकम उसका रिजल्ट. कि यहां पे बताया गया है कि जब आदमी बोर्डम महसूस करता है तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है क्रिएटिव. एंड बीइंग क्रिएटिव इज प्रोडक्टिव. सो आई वुड राइट द आंसर first. This one should be the answer of C. And we, in all these three passages, we read only one or two line. We didn't read the third line. हमने third line को touch नहीं किया. So let's go for the fourth one. Let's read the first two lines. Psychologist John Eastwood at York University in Toronto, Canada, isn't convinced. वो इस बात से कन्विंस नहीं होते, इस बात से एग्री नहीं होते, जो ऊपर बात कही गई है उससे कन्विंस नहीं होते. इफ यू आर इन ए स्टेट ऑफ माइंड, अगर आप एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में है, स्टेट ऑफ माइंड वॉन्डरिंग, जो फोकस नहीं कर पा रहा है, जो वॉन्डर कर रहा है, यू आर नॉट बोर्ड. ये कहता है कि वो यू आर नॉट बोर्ड, आप बोर्ड नहीं है. ये होगी फर्स्ट लाइन. सेकेंड, इन माई व्यू बाय डेफिनेशन बोर्डम इज एन अनडिजायरेबल स्टेट. अनडिजायरेबल स्टेट का मतलब है जिसको कोई नहीं चाहता, मतलब कि एक ये प्रॉब्लम है. So we read these two lines. In the first one, उसने बताया कि जो ये प्रोफेसर है, साइकोलॉजिस्ट है, जॉन ईस्टवुड, वो इससे जो ऊपर वाले पैराग्राफ में बात कही गई थी, कहता मैं वो उससे कन्विंस नहीं है. और दूसरी में क्या कहा गया? इफ यू आर इन ए स्टेट ऑफ माइंड वॉन्डरिंग. माइंड वॉन्डरिंग स्टेट का मतलब है कि आपका माइंड लगातार वॉन्डर कर रहा है, कभी इस चीज के बारे में सोच रहा है, कभी उस चीज के बारे में सोच रहा है. इट मीन्स यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर थिंग. And second says, in my view, by definition, boredom is an undesirable state. ये एक अनडिजायरेबल स्टेट है, मतलब ऐसी स्टेट जिसको कोई नहीं चाहता कि मेरी ऐसी दशा हो. सो लेट्स फाइंड आउट द करेक्ट हेडिंग ऑफ पैराग्राफ डी. व्हाट इज दैट? ये हो गया. व्हाट टीचर्स डू टू प्रिवेंट. यहां पे टीचर्स की कोई बात नहीं हुई है. ए न्यू एक्सप्लेनेशन विद ए न्यू क्योर. ना एक्सप्लेनेशन की बात हुई है, ना क्योर की बात हुई है, ये ऑलरेडी लगा चुके हैं. ए पोटेंशियल डेंजर अराइजिंग फ्रॉम बोर्डम. ए पोटेंशियल डेंजर, यहां पे ये जो लाइन है, डेफिनेशन बोर्डिंग इज अनडिजायरेबल. अनडिजायरेबल का मतलब है जिसको कोई नहीं चाहता. तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ये आएगा. और क्यों आएगा? क्योंकि
ये इसको इससे पहले वाले पैराग्राफ में उसको एक पॉजिटिव चीज मांग रहा है, पर ये कह रहा है कि नहीं, ये पॉजिटिव नहीं है, मैं इस बात से कन्विंस्ड नहीं हूं। तो इसका आंसर आएगा ए पोटेंशियल डेंजर अराइजिंग फॉर बोर्डम, और इससे बोर्डम से क्या क्या खतरे पैदा हो सकते हैं। सो लेट्स राइट दिस वन, दैट इज फिफ्थ वन, and we would check the answers at the end, and we would see whether we have marked the right answers or wrong answer. So let's move on to the fifth one on next page. Okay. Eastwood's team is now trying to explore. Eastwood की जो टीम है वो ट्राइंग टू एक्सप्लोर, वो एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही है वाई द अटेंशन सिस्टम फेल्स, कि एक आदमी का अटेंशन सिस्टम फेल क्यों हो जाता है। अटेंशन सिस्टम फेल होने का मतलब है कि वो किसी चीज के ऊपर फोकस क्यों नहीं कर पाता। एक लाइन है और दूसरी लाइन पढ़ते हैं, इट इज अर्ली डेज बट दे थिंक दैट एट लीस्ट सम ऑफ इट कम्स डाउन टू पर्सनैलिटी। ये है दूसरी लाइन। इट इज अर्ली डेज, अभी उसकी जो अर्ली डेज हैं जो एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी वो शुरुआती है, पर उन्होंने एक चीज का पता लगा लिया, दे थिंक दैट, उनको लगता है कि एटलीस्ट सम ऑफ इट कम डाउन टू पर्सनैलिटी, कि ये जो होता है ये पर्सनैलिटी की वजह से होता है। मतलब एक पर्सन की पर्सनैलिटी का इससे कोई लेना देना है। अगर आदमी एक बोर्डम महसूस कर रहा है तो इसका उसकी पर्सनल जो पर्सनैलिटी है, जो पर्सनल ट्रेट्स हैं, उनसे कुछ लेना देना है। सो वी हैव इन दिस पर्टिकुलर केस वी हैव रेड ओनली 2 लाइन्स, और हमने ये देखा है कि ये पर्सन ये कह रहा है कि इसका बोर्डम का आदमी की पर्सनैलिटी से कुछ लेना देना है। सो लेट्स गो फॉर दिस वन। ओके, ये हो चुका है, ये नहीं हुआ, व्हाट टीचर्स कैन डू टू प्रिवेंट, पर उसने वहां पे करेक्टरिस्टिक्स की बात की है कि ये क्यों होता है, रीजन, ए न्यू एक्सप्लेनेशन एंड ए न्यू क्योर। ओके, प्रॉब्लम्स विद द साइंटिफिक, ये हो चुका है, ये हो चुका है, क्रिएटिंग ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये हो चुका है, एज ग्रुप मोस्ट अफेक्टेड बाय बोर्डम। एज ग्रुप, यहां पे एज ग्रुप की कोई बात नहीं है, आइडेंटिफाइंग दोज मोस्ट अफेक्टेड बाय बोर्डम, मुझे लगता है कि इसका आंसर ये आएगा। क्यों लगता है मुझे? आइडेंटिफाई, उसने कहा कि बोर्डम किसको अफेक्ट करती है, और उसने वहां पे सेकेंड लाइन में ये बताया है क्या कि इसका पर्सनैलिटी से कुछ लेना देना है। मतलब जिन लोगों की इस खास तरह की पर्सनैलिटी होती है वो बोर्डम को ज्यादा महसूस करते हैं या फील करते हैं। तो मैं इसका आंसर ये लगाऊंगा, कौन सा, 8th वन। एंड द लास्ट वन, लेट्स गो फॉर द लास्ट वन। ये पैराग्राफ बहुत छोटा है बट हम इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले वाला किया। साइकोलॉजिस्ट फ्रेंकोइज वेमेल्डर speculates that our over connected lifestyle might be a new source of boredom। ये कह रहा है कि शायद हमारा जो our over connected lifestyle, बहुत ज्यादा जो लाइफस्टाइल ओवर कनेक्टेड लाइफस्टाइल है, might be a new source of boredom, कि हमें जो बोर्डम होती है इसकी वजह से होती है। किसकी वजह से? ओवर कनेक्टेड लाइफस्टाइल की वजह से। फर्स्ट लाइन। सेकंड, in modern human society there is a lot of overstimulation but still a lot of problem finding meaning। कहता है इसके बारे में, मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी के बारे में, देयर इज ए लॉट ऑफ ओवर स्टिमुलेशन मतलब और बहुत हद से ज्यादा स्टिमुलेशन है, बट स्टिल ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फाइंडिंग मीनिंग, पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स के मीनिंग पता चल रहे हैं, रिजल्ट पता लग रहे हैं। ये सेकेंड लाइन है। She says, so instead of seeking yet more mental stimulation ढूंढने की बजाय
perhaps we should leave our phones alone. हमें अपने फोन्स को अकेला छोड़ देना चाहिए. मतलब उसके हिसाब से स्टिमुलेशन, मेंटल स्टिमुलेशन की बजाय हमें क्या करना चाहिए, हमारे फोन को अलोन छोड़ देना. फोन को अलोन छोड़ देने का मतलब है उनको साइड में रख देना, एक साइड कर देना, उनका बहुत ज्यादा यूज ना करना. एंड यूज बोर्डम टू मोटिवेट अस, और बोर्डम का इस्तेमाल करना अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, टू एंगेज विद द वर्ड इन ए मोर मीनिंगफुल वे. सो लेट्स, मैंने ये पूरा पैरा क्यों पढ़ा, क्योंकि इस पैरे में लाइनें ही 3-4 थी इसलिए, अदरवाइज हम 2 से. सो लेट्स गो फॉर दैट. सो वी वुड स्किप दोज वी हैव ऑलरेडी मार्क्ड. ये मार्क कर चुके हैं. टीचर्स कैन, इसमें टीचर्स की बात नहीं है. ए न्यू एक्सप्लोरेशन है, न्यू क्योर. इसमें एक न्यू एक्सप्लेनेशन भी आई है और एक नया क्योर भी आया. एक्सप्लेनेशन उसने जो बाकी एक्सप्लेनेशन दी गई थी उनसे टोटली अलग है, और वो क्या है, ये है कि शायद हमारा जो ओवर कनेक्टेड लाइफस्टाइल है वो शायद इसका रीजन है, सोर्स है. किसका? बोर्डम का. और उसने सॉल्यूशन क्या बताया है कि हमें अपने फोन को अलोन छोड़ देना चाहिए. तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है वो है ए न्यू एक्सप्लेनेशन. किस चीज की? बोर्डम की. एंड ए न्यू क्योर, और उसका इलाज. क्योर का मतलब है इलाज, और उसका नया इलाज. तो मुझे लगता है कि इसका आंसर, फिफ्थ का आंसर जो है वो थर्ड वन होएगा. ओके. सो मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हम 1 या 2 लाइन पढ़ के सारे पैराग्राफ्स के हेडिंग ढूंढ सकते हैं. अब देखने वाली बात यह है कि हमने कर तो लिए डिस्कस, उसी पैटर्न पे हम देखते हैं कि इसके ये आंसर सही हैं या सही नहीं है. सो लेट्स चेक द आंसर. यू मे नोट डाउन दीज आंसर्स so that you can clarify later. I'm going to go for the answers of book number 13, test number 1, and question number are from 14 to 19. So let's have a look. These are the answers of, you can match them. And let me check for myself. 4th, 6th, 1st, 5th, 8th and 3rd, they all are absolutely right. And I hope that this trick, this strategy would help you to solve the problem of heading, finding the appropriate heading. मैंने ये ट्रिक हजारों स्टूडेंट्स के साथ ट्राई की है, और जिस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो उनको इससे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले हैं. अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, you may comment below and definitely I would answer all the queries. So thank you for staying with me till the end, and don't forget to give it a thumbs up and also subscribe to this channel if you are new to it. Bye. See you later in the next video.